वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज हम जानेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। लेकिन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में शुरू हुआ, किस रीज़न की वजह से वो शुरू हुआ वो पहले हम जानते हैं। ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में एज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में आए। बाय 1608 हमारे कंट्री में आ चुके थे। सूरत में वो बस भी चुके थे, बिजनेस सेंटर शुरू कर चुके थे, लेकिन कभी भी हमारे पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में इंटरफेयर नहीं करते थे। तो ऐसे होते होते 1608 से लेकर 1757 तक वो स्लोली हमारे कंट्री में कंप्लीटली इंटरफेरेंस करने लगे। तो ये जब एहसास हुआ सिराज उद दौला को, जब उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिशर्स सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे, वो लोग अपना फैक्ट्रीज भी लगा रहे हैं। पहला फैक्ट्री तो उन्होंने सूरत में 1613 में लगा चुके थे, लेकिन जब कलकत्ता में आके अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए तो तभी बहुत गुस्सा हो गए। तभी रॉबर्ट क्लाइव अपने नेतृत्व में सिराजुद्दौला के साथ वॉर किया, जिसमें कि सिराजुद्दौला हार गए और कलकत्ता को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये हो गया बैटल ऑफ प्लेसी, जो कि 1757 से हुआ। तो 1757 के बाद उन लोगों का पावर इतना बढ़ गया, ब्रिटिशर्स का पावर, कि उन्होंने अभी सोचा कि अभी हम दूसरे स्टेट को भी कैप्चर करेंगे। तो जैसे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ पॉलिटिकल कॉजेस, जो पॉलिटिकल कॉजेस जिस वजह से कि इंडियंस उनके ऊपर गुस्सा हुए, वो सारे कॉजेस मैं आपको इधर दिखा रही हूँ। इसमें देखो पॉलिटिकल कॉजेस में पहला है आपका पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन। ब्रिटिशर्स जो कर रहे थे एक्सपांड करने का अपना टेरिटोरी, अपना अधिकार इधर एक्सपांड करने को जो सोच रहे थे, तो उसमें बैटल ऑफ प्लेसी तो हुआ पहले 1757 में, फिर हुआ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। मतलब अभी उन्होंने वॉर करने का टेंडेंसी शुरू कर दिया कि सारे स्टेट वालों से वॉर करेंगे और कैप्चर करेंगे। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और उसमें उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये तीनों स्टेट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर नेक्स्ट वॉर कब किया? 1767 से लेकर 1799 में एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और इसमें मैसूर स्टेट का बहुत सारे एरियाज उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। फिर आए 1817 से 1818 एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जो कि लास्ट मराठा रूल खत्म हुआ तभी 1818 में। फिर महाराष्ट्र को भी कैप्चर किया। फिर आते हैं 1849 में, जबकि एंग्लो सिख वॉर हुआ। एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर आते हैं 1823 से 1856 तक, तब तक उन्होंने और दूसरे स्टेट्स भी कैप्चर करने का शुरू कर लिया, जैसे कि सिंध, आसाम, म्यांमार, ऐसे करते करते हर एक स्टेट को उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर लिया। तो ये था वॉर वाला स्ट्रेटेजी, जिससे कि उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को कैप्चर किया। फिर जहाँ पे वॉर नहीं करना चाहते तो उधर उन्होंने अप्लाई किया सब्सिडियरी अलायंस। ये मोस्टली उन्होंने किया प्रिंसली स्टेट्स के साथ, जिनके साथ वॉर नहीं करना चाहते, तो उनका किंगशिप उनके साथ ही रहा, लेकिन रूल किसका था? ब्रिटिशर्स का। जो अलायंस उनके साथ बनाया, मतलब उनका सॉवरेनिटी उनके हाथ में नहीं था। सॉवरेनिटी मतलब कोई भी फॉरेन रूलर आपके कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन में अपना दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। लॉ एंड ऑर्डर, आपके देश के पॉलिटिक्स का, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सब आपके ही अधिकार में है। कोई भी फॉरेन कंट्री उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो ये सब्सिडियरी अलायंस जब भी हुआ, उसके बदले तो उन लोगों ने क्या किया कि डिफेंस, हमारी आर्मी आपके एरिया में रहेंगे, आपको दूसरे स्टेट से प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन डिफेंस का पूरा खर्चा आपको ही उठाना है। और कंप्लीटली इंडिपेंडेंस छीन ही लिया। ऐसे करते करते उन्होंने कंप्लीटली इंडिपेंडेंस छीन लिया। वो स्टेट का कोई भी कंट्री के साथ कोई फॉरेन रिलेशन नहीं रह सकता था। उनके परमिशन के बगैर वो स्टेट का किंग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। बस वो नाम के लिए किंग रह गए, लेकिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंस, कंप्लीटली उनका अधिकार ब्रिटिश के
हाथ में जा चुका था, जो बाद में उनको एहसास हुआ कि ऐसे हुआ बोल के। फिर एसओ की सब्सिडी अलायंस किसके साथ हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में जो हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ। और ऐसा करके उन्होंने 1856 को अवध को कैप्चर कर ही लिया, जो कि अवधवासी को बाद में पता चला कि उनका तो कोई अधिकार है ही नहीं, नाम के लिए वो राजा रह गए। फिर और एक तरीका उन्होंने अप्लाई किया, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब अगर किसी राजा की मौत हो जाती है तो उस राजा का कोई भी बेटा ना हो, कोई भी ऐसा मेल उत्तराधिकारी ना हो, ये देयर विल नॉट बी एनी मेल हेयर आफ्टर डेथ ऑफ दैट किंग, तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। एडॉप्टेड सन भी हो फिर भी वो अधिकार उसको नहीं देने वाले हैं। तो ऐसा करके उन्होंने किसके ऊपर अटैक किया? जब झांसी के राजा गुजर गए तो फिर झांसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, जबकि उनका एडॉप्टेड बेटा था, लेकिन उनको ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ना कोई पेंशन, ना कोई ग्रांट, ना कोई प्रॉपर्टी, कुछ नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, आप तो जानते हो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो उन्होंने फिर ये चीज़ को, ये अधिकार को ब्रिटिशर्स का एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने लड़ाई छेड़ दिया उनके साथ। फिर उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन ब्रिटिशर के अंडर रहने का सोचा ही नहीं और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। एक औरत होके भी उन्होंने स्वाधीन होके जिया और स्वाधीन होके इस संसार से गए। तो ये था उनका पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन। और एक चीज उन्होंने किया था, डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह। डिसरिस्पेक्ट टू बहादुर शाह जफर में, ये तो इसमें क्या हुआ, बहादुर शाह जफर जब उनका कोई उत्तराधिकारी उनके बाद होने वाला नहीं था, फिर बहादुर शाह जफर के लिए, क्योंकि वो लास्ट मुगल रूलर थे, उनको कैसे भी करके किसी को भी करके हटाना ही था और कैप्चर करना ही था। उनके सक्सेसर्स को वो कुछ नहीं देना चाहते थे, किसी को उत्तराधिकारी बनाना ही नहीं चाहते थे वो। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर कर लिया, 1849 में डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर के बाद रेड फोर्ट में उनके सक्सेसर्स नहीं रह सकते, उनके फैमिली का कोई भी उधर नहीं रह सकता। रेड फोर्ट जबकि उनका पैलेस था, उधर भी उनके फैमिली वाले रहने का अधिकार खो चुकेंगे अगर बहादुर शाह जफर जब नहीं रहेंगे। और एक भी उन्होंने डिक्लेयर किया 1856 में, लॉर्ड कैनिंग ने डिक्लेयर किया कि जो भी टाइटल मिला है उनके फैमिली को तो वो भी हटा दिया जाएगा, मतलब वो राजा रहेंगे ही नहीं, वो एम्परर का उनको फैमिली को कोई भी रॉयल टाइटल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इससे उनके फैमिली वाले बहुत भड़क गए। फिर उन्होंने सोचा कि वो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जंग जरूर करेंगे। तो ये था बहादुर शाह जफर की वजह से भी जंग हुआ। फिर और एक था जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिखा नाना साहब को। नाना साहब कौन थे? जो थे एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, मतलब द लास्ट रूलर ऑफ मराठास। तो ये जो एडॉप्टेड सन का, तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास कर दिया था, कोई पेंशन नहीं, कोई ग्रांट नहीं, कोई उनको जमीन जायदाद कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नाना साहब को इतना परेशान किए। उनकी फैमिली रहती थी पूना में, लेकिन उनको भेज दिया गया कानपुर। फिर कानपुर से वो फिर दिल्ली से लखनऊ ऐसे भागते रहे, बस किस लिए? ताकि उनका अधिकार उनको मिल पाए। ये मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? नाना साहब के बारे में। नाना साहब बस ऐसे डिस्टर्ब्ड ही रहे पूरा, तो उन्होंने भी सोचा कि वो भी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध लड़ेंगे। फिर उसके बाद और एक पॉलिटिकल कॉज था, वो था हमारा एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। मतलब सुप्रीम पावर रहते थे थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर इंग्लैंड में, लेकिन रूल करते थे कहाँ पे? इंडिया पे। तो उनको कैसे पता चलेगा इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, क्या तकलीफ है इंडिया को, इंडिया की जरूरत क्या है, इंडियंस किस तरह से सफर कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा? इधर जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स थे, जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता था, वो जाता था इंग्लैंड को। मीन्स अच्छी चीजें जाता था
ब्रिटिशर्स के हाथ में, और जो भी गंदी चीजें रह जाती थी वो हमारे हिस्से आते थे। हमारे ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया, जैसे कि ये इसके बदौलत मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रीटेक्स्ट ऑफ द रूल ऑफ, वो क्या बोलते थे कि आप लोग अपना देश अच्छे से चला नहीं पाते हो, अच्छे से गवर्न नहीं कर पाते हो अपने कंट्री को, इस वजह से हम चलाएंगे। तो वो चला के फिर क्या किए, वो भारी भारी टैक्स लगा दिया। फार्मर्स के लिए कोई सुविधा नहीं, आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं। जो अवध उन्होंने कैप्चर किया वो सोल्जर्स को उन्होंने यूज किया अपना वॉर स्ट्रेटेजी के लिए, दूसरे कंट्रीज कैप्चर करने के लिए। अपने लोग सोल्जर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन हमारे इंडियंस को सोल्जर बना करके, ताकि वो अगर फील्ड में मर जाए तो फिर उनका तो कोई नुकसान नहीं होता ना, इंडियंस मर रहे ना, ब्रिटिशर्स तो अच्छे खासे जिंदा थे। और कोई भी हायर पोस्ट में उनको नहीं रखा जाता था, कोई ऑफिशियल पोस्ट में उनको नहीं रखा जाता था, बस छोटे छोटे सोल्जर के पोस्ट, सिपाहीज के पोस्ट में रखते थे और उनको एक्सप्लॉइट करते थे। और सारे जमींदार इन लोगों से भी सब कुछ हक छीन चुके थे, उन लोगों का सारा प्रॉपर्टी जब्त कर चुके थे। तो ये सब जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इंग्लैंड में रह के उनको कैसे पता चलेगा? ये सब पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से इंडियंस ने सोचा अभी तो उनको विद्रोह करना है, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध लड़ना ही है। तो ऐसा सोच के फिर लड़ाई शुरू की और 1857 में सब लोग अपना सिर उठाने का सोच लिए, रिवोल्यूशन शुरू कर दिए। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल कॉजेस। अभी दूसरे भी कॉजेस हैं, मैं दूसरे वीडियोस डालूंगी, आप लोग ध्यान से सुनो, फिर आप लोग जानोगे क्या क्या कॉज की वजह से फिर लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू किया। Keep on watching Knowledge Kit. We'll meet soon in the next video. And watch the shorts also, the English videos which I'm uploading also. And keep enjoying, keep smiling also. But always remember to like, share and subscribe the channel to get more and more videos. Keep watching.